Hello everyone and welcome to Learn Basics to Advanced platform and I welcome you all on this. Sorry इस वीडियो को लाने में काफी वक्त लग गया क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ glitches आ रहे थे and I'm really sorry for that but now ahead आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. That's my promise. बढ़ते हैं. आज हमारा जो लेक्चर मैं ये लेकर के आ रही हूँ ये एंशियंट हिस्ट्री पर है. एंशियंट हिस्ट्री पर एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया है प्री हिस्ट्री पार्ट पर. प्री हिस्ट्री पार्ट पर जो हमने लेक्चर कवर किया है देयर वी कवर्ड अबाउट द लिथिक एज, द स्टोन एज, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, द ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक, द मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक, द न्यू स्टोन एज के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दी है. आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आगे चैल्कोलिथिक कल्चर से किस तरह से चैल्कोलिथिक पीरियड से किस तरह से कल्चर्स डेवलप हुए, सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, जो लोग थे वो हंटर एंड गैदरर्स से किस तरह आगे एक सेटल्ड लाइफ जीने पर गए, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करे और किस तरह से हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो है वो क्रिएट हुआ उस पर बात करेंगे. अच्छा चलिए तब तक आप मुझे बताइए कि आपके नज़र में हमारा सबसे पहला सिविलाइजेशन जो रह चुका है वो कौन सा रह चुका है. कहीं आप भी ब्रिटिशर्स वाली सोच पे तो नहीं चल रहे हैं. जी नहीं जी. यहाँ जो हम प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर हमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है और हमारा सिविलाइजेशन रियलिटी में कहाँ से शुरू हुआ उस बारे में भी बहुत सी जानकारी मिलने को तैयार है. लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि हु इज योर एजुकेटर. आपकी एजुकेटर कौन है, आपके एजुकेटर ने क्या पढ़ाई करी है, क्या अचीव किया है और आज इस प्लेटफॉर्म पर इतना कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ाने के लिए कैसे मौजूद है. जी बिल्कुल. बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री के चैप्टर की तरफ जो कि बेस्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर. इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे समटाइम्स हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. लेकिन यहाँ की जानकारी से पहले कुछ और जानकारी इस सिविलाइजेशन के बारे में लेनी हमें बहुत जरूरी है. क्या है वो जानकारी? जी बिल्कुल. जैसे ही हमारा न्यूलिथिक कल्चर, न्यूलिथिक पीरियड एंड पे आता है, धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ लोग बढ़ते हैं और उस सेटलमेंट फेज में बहुत सारे कल्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने. कल्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने से मेरा मतलब क्या है बताइए जरा. हम पढ़ करके आए हैं. वीडियो को पॉज करिए और अपना जवाब बताइए कि कल्चर्स से मैं क्या बताना चाहती हूँ, किन किन कल्चर्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जिनके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था. जी हाँ, यहाँ मैं जिन कल्चर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो चैल्कोलिथिक पीरियड्स में डेवलप हुए थे वो है अहर बनास कल्चर. अहर बनास कल्चर. जी हाँ, अहर बनास कल्चर. उसके बाद में जोधपुर गणेश्वर कल्चर. जोधपुर गणेश्वर कल्चर. जोधपुर गणेश्वर कल्चर. उसके बाद हमने कायथ कल्चर के बारे में जाना था, मालवा कल्चर के बारे में जाना था, सवैदा कल्चर के बारे में भी जाना था, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर के बारे में भी जाना था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इन जगहों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी जिन्हें हम चैल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट मानते हैं और इनका डेवलपमेंट होते होते हमारा हड़प्पन फेज जो था वो अपने एक्सट्रीम पर आ गया था. हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर जो था वो अपने एक्सट्रीम पर आ गया था. इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए हम टाइम पीरियड जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो है 3500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक का. प्री हड़प्पन एज और पोस्ट हड़प्पन एज. पोस्ट हड़प्पन एज मतलब डिक्लाइनिंग फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड. प्री हड़प्पन एज जो है वो एक तरह का ट्रांजिशनल फेज माना जाता है नियोलिथिक पीरियड से हड़प्पन एज तक आने के बीच का. न्यूलिथिक एज में जो हमने न्यू स्टोन एज में माफ करेगा न्यू स्टोन एज में हमने जिन भी चीजों को जाना, उनकी लाइफस्टाइल को जाना, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को समझा. उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे सेटलमेंट्स होने लगे, जैसे जैसे सेटलमेंट्स होने लगे तो उसके बाद क्या क्या चीजें हुई वो आगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिग्निफाई करती हैं. ठीक है.
हड़प्पन सिविलाइजेशन के जानकारी हमें अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होने लगे थे, उन साइट्स पर जो आईवीसी से बिलोंग करते हैं, उन साइट्स पर जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होने लगे थे, तब हमें जानकारी मिली। आईवीसी के बारे में ज़्यादा बातें करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जान लें कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से मेरा मतलब है कि नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट क्या रहा है, जहां से जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेडेड था, आईवीसी स्प्रेडेड था। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम जाने तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जो है उसे नदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। ईस्ट में अलमगीरपुर यूपी में है, अलमगीरपुर यूपी में है, मेरठ के पास या मुजफ्फरनगर के आसपास आमडी नाम की जगह है, उसे वहां का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के मकरान कोस्ट के पास में सूत का गंडोर, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास सूत का गंडोर जो है मकरान पोस्ट के पास में है, उसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया में महाराष्ट्र से दैमाबाद, इसे हम सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। क्या हम इन चारों पॉइंट्स को मैप पर देख लें? बिल्कुल जी, देखना ही चाहिए। ये देखिए आपके सामने है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन, एक्सटेंड ऑन अ मैप। हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट मांडा, नदर्न मोस्ट पॉइंट मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, यूपी। ये यूपी, इसको हम यूपी क्यों कह रहे हैं भाई? ये पहले यूपी का पार्ट था, पहले यूपी का पार्ट था। आज ये उत्तराखंड आ गया है, हिमाचल आ गया है इस जगह पर। यहाँ से लेकर के पूरा यूपी पार्ट था, यूपी उत्तराखंड वाली जगह पर है, तो इसे हम यूपी के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे, अलमगीरपुर यूपी, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट में ये देखिए पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास में सूत का वेंडोर, यहाँ ऊपर कश्मीर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सूत का विंडोर है, ठीक। ऊपर इधर इधर जा करके, अभी हम वर्ल्ड मैप पे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बस ऐसे ही आपको अंदाजे से बता रही हूँ, ठीक है। वो कैस्पियन सी जो मिलेगा उसके यहाँ पास में, उसको हमारे जो पैरेलल सिविलाइजेशन चल रही है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में हम जिस सिविलाइजेशन को मानते हैं, वहां पर हमें वो देखने को मिलेगा। और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है दाइमाबाद, सदर्न मोस्ट पॉइंट पर क्या है? दाइमाबाद, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट का एक्सपेंशन, यानी सूत का गंडोर से लेकर के अलमगीरपुर तक में कितना डिस्टेंस एरिया है? 1550, 1550 किलोमीटर्स। वेरेज नॉर्थ टू साउथ यानी मांडा से दैमाबाद, दिस इज 1400 किलोमीटर्स और 1400 किलोमीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, और आज हम जिस हिसाब से मैपिंग पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेटलमेंट एरिया देखते हैं, तो माना यह जाता है कि सरस्वती रिवर सिस्टम, सरस्वती नदी जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इंडस नदी के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली नदी हुआ करती थी, उस जगह पर आईवीसी साइट्स का पूरा सेटलमेंट लोकेट हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इस सरस्वती नदी को पंजाब में घग्गर के नाम से जानते हैं और बलूचिस्तान में चकरा के नाम से जानते हैं। पंजाब में घग्गर के नाम से जानते हैं और बलूचिस्तान में चकरा के नाम से जानते हैं। लेकिन आज ये सरस्वती नदी एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या? एक्सटिंक्ट मतलब ये कि हम इसको सिर्फ कहानियों में, पूर्वजों के मुंह से सुने नाम में, एक नदी के नाम में ही सुन सकते हैं, देखने को हमें नहीं मिलती। एक सेकंड, देखने को भी मिलती है। कभी उत्तराखंड जाओ ना, तो माना गांव जाना बद्रीनाथ के पास, वहां पर एक झरने से बहती हुई छोटी सी बिल्कुल सरस्वती नदी देखने को मिलती है, और उसके बाद वो गुप्त हो जाती है, उसके बाद वो नहीं दिखती, ठीक है। और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी अंडर द लैंड, जमीन के अंदर बहती है। अब क्या है क्या नहीं, इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पूरी जानकारी नहीं है। ये बस कयास जो है, मेरे कयास जो है, जो मैंने सुना है अपने घर में, अपनी दादी माँ से और अपनी छोटी दादी माँ से
और जो थोड़ा बहुत मैंने स्टोरीज के तौर पर जाना है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में माना गांव में आपको सरस्वती नदी झरने से बहती हुई बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी उससे आगे वो हमें देखने को नहीं मिलती है। बैक टू आईवीसी, बैक टू आईवीसी, आईवीसी पर वापस आते हैं। तो ओरिजिन स्टोरी को अगर हम ध्यान में रखें, ओरिजिन स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इस एरिया में एक्सकेवेट करके एविडेंस मिला था 1826 में मैसन को। मैसन वाज एन ब्रिटिश इंजीनियर। मैसन जो है वो एक ब्रिटिश इंजीनियर रह चुके हैं। सबसे पहली बार एविडेंस उनको मिला था जिसे निगलेक्ट कर दिया गया। फिर कनिंगम आए, एलेक्जेंडर कनिंगम एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। और उन्होंने बोला कि मुझे जो भी चीजें रिटर्न में मिलेगी एविडेंसेस के बारे में, मैं सिर्फ उन्हीं को एज एन एविडेंस कंसीडर करूंगा। तो उन्हें बहुत सी चीजें मिली लेकिन उन्होंने उसे कंसीडर नहीं किया कि हाँ भाई ये भी हो सकता है क्या। और जब उन्होंने उस चीज को कंसीडर नहीं किया तो उन्होंने उन एविडेंस को रिजेक्ट किया, इग्नोर किया। और कुछ एविडेंस ऐसे थे जिनका उन्होंने यूज किया रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए। क्या थे अब तो हम आगे कहानी और पढ़ेंगे ना, ये तो अभी बस शुरुआती इंट्रोडक्शन है। कहानी तक जाने से पहले मैं चाहूंगी थोड़ा आप चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके हमारी बात, है ना। 1871 में एएसआई ने बॉन्ड ब्रिक्स डिस्कवर करे। बॉन्ड ब्रिक्स डिस्कवर करे लेकिन उसे भी ऑलमोस्ट क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया। इनिशियली इग्नोर किया जा रहा था, ऐसा माना ही नहीं जा रहा था कि हाँ भाई आईबीसी जैसा कुछ है और हम कंसीडर करें यहाँ की चीजों को। तो सब इग्नोर पे इग्नोर, इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे। लेकिन 1920 में फिर मिरेकल हुआ, एक डायरेक्टर जनरल असाइन हुए जॉन मार्शल, और उनको एक तरह से असिस्ट किया हमारे दो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, दयाराम साहनी, डीआर साहनी, और आरडी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया, वहां से एविडेंस निकाले। आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया और वहां से एविडेंस निकाले। देन 1924 में इन सारे एविडेंसेस का जो दयाराम साहनी जी ने, आर डी बनर्जी जी ने निकाले और उसके बाद उन पर कंसीडर किया गया, इग्नोर नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, स्टडी करी गई। और उसके बाद जाकर के पता चलता है 1924 में फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया यहाँ की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, डैश 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 डैश, आगे की लाइन को हम आगे कंप्लीट करेंगे। देन 1940s में आर ई एम व्हीलर, आर ई एम व्हीलर आए। वो एक एक्स ब्रिगेडियर थे। एक्स ब्रिगेडियर थे कहाँ, ब्रिटिश डिपार्टमेंट में ही एक्स ब्रिगेडियर रह चुके थे, ब्रिटिश मिलिट्री डिपार्टमेंट में। और मॉरिटाइम व्हीलर्स की जो डिस्कवरीज निकल के आई, मॉरिटाइम व्हीलर्स ने जो चीजें बताई कि हम इस फेज को कैसे भूल चुके हैं, क्यों भूल चुके हैं, किस तरह से हम सोच सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई होगी और किस तरह से ये अपने पीक पर पहुंचा होगा, और क्या क्या एविडेंस किन किन चीजों को सिग्निफाई करते हैं। ये पूरी डिस्कवरी फिर एक तरह से आईवीसी की स्टोरी बन गई, आईवीसी की स्टोरी बन गई जिसे हम आज एज अ पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया दैट यू आर अनसिविलाइज्ड, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, तुम्हारा कोई सिविलाइजेशन सेटअप नहीं रह चुका, और तुम्हें लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं वो नहीं आती। सो वी आर हियर टू मेक यू अ सिविलाइज्ड सिटीजन, टू मेक यू अ सिविलाइज्ड सिटीजन। अब पूरे देश को बनाने आए थे ना तो सिटीजन बोलना पड़ा, किसी एक को बनाने आते तो सिविलाइज्ड मैन या सिविलाइज्ड पर्सन कह सकते थे, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया इज नॉट सिविलाइज्ड एंड दे वर हियर टू मेक अस सिविलाइज्ड। बट बट इन सब के पीछे उन्होंने अपने कुछ एक्लेमेशंस किए। एक्लेमेशंस मतलब कुछ दावे हमारे सामने पेश करे। दावे क्या पेश करे, आपके पास में कोई बेस्ट रूलर नहीं रह चुका, आपकी अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो यहाँ के इतिहास को बना सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था
कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रह चुके हैं, हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हमारी हिस्ट्री रह चुकी है और उसे सिर्फ जानने की जरूरत है। गलती उनकी भी है और गलती हमारी भी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को हम ही भूले बैठे थे, तो किसी और तक तो वो कैसे ही जानकारी के तौर पर पहुंचती। एम आई राइट? ओके। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ। और उसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई, देन उसके बाद एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारी यहाँ की हिस्ट्री को एनालिसिस पर लिया, और एनालिसिस पर लेने के बाद यहाँ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। यहाँ की जो हिस्ट्री बिल्कुल खो चुकी थी, जिसे लोग भूल चुके थे, उनके उन्हें लोगों तक पहुंचाया गया। और इतना आसान नहीं था ये सब करना, इतना आसान नहीं था ये सब करना। मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों को बार बार चैलेंज करके जब हमारे इंडियंस बैठे ना एएसआई डिपार्टमेंट में, तब इग्नोर नहीं होने दिया और यहाँ की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हो गई, जिसे फिर पूरी दुनिया ने माना। और सिर्फ पूरी दुनिया ने ही नहीं माना, बल्कि दुनिया भर से आर्कियोलॉजिस्ट आए और हमारे इस आईवीसी साइट्स के एरियाज पर रिसर्च किया, अपना इंटरेस्ट दिखाया। बात करते हैं एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में। उन्हें जब अजाइन किया गया एज एन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि मैं भरोसा करता हूँ इन्वेस्टिगेट करने पर और उन रिटर्न एविडेंसेस पर जो कि डायरेक्ट सोर्स है किसी भी जगह की जानकारी हासिल करने के लिए। He didn't rely on indirect sources. Indirect sources in the sense stamps हुए, seals हुए, paintings हुई, या कोई मॉडल हुआ, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने रिलाई नहीं किया, कि इन टूटी फूटी चीजों से हमें क्या ही जानकारी मिलेगी। और उन्होंने अपनी स्टडी या अपना एक्सकेवेशन जर्नी या अपना एज एन डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई की जर्नी में जिन सोर्सेस को माना, उनमें से एक थे चाइनीज पिलग्रिम की सोर्स बुक। और हमारे इंडिया का जो भी चीज, इंडियन साइट्स या आईवीसी साइट्स वाले रीजन थे, उनके बारे में जो भी जानकारी थी वो इस चाइनीज पिलग्रिम के बुक में अवेलेबल थी। ठीक है। और उस चाइनीज पिलग्रिम ने लिखा था 600 बिफोर क्राइस्ट एरिया से लेकर के 400 बिफोर क्राइस्ट एरा तक के टाइम पीरियड की जर्नी को। अब इस टाइम पीरियड में जो जो चीजें जानकारी में मिली अलेक्जेंडर कनिंगम को, उन्होंने उसे ही एज एन हिस्ट्री कंसीडर किया। और जब इन्हीं एज एन हिस्ट्री कंसीडर किया, तो मिलने वाले सारे एविडेंसेस को उन्होंने डिनाई कर दिया। अपने उनको मिलने वाले सारे एविडेंसेस उन्होंने डिनाई किया। तो वो डिनायल एविडेंस क्या थे, वो डिनायल एविडेंस क्या थे? भाई, सबसे पहली चीज तो उन्हें सील मिली। सबसे पहली चीज उन्हें क्या मिली? उनको नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी कि आज के टाइम के पाकिस्तान और राजस्थान वाले एरिया से, जो बॉर्डर एरिया है उधर के आसपास से, उनको कुछ सील्स मिले। अब उन सील्स के बारे में उस किताब में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था कि ये सील्स हैं, ऐसी दिखती हैं, इनका काम ऐसे होता होगा। कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उसे फेंक दिया। एज इन कंफ्यूजन, वो डिसाइफर कर नहीं पाए और उन्होंने उसे फेंक दिया। मैंने सोचा फेंको, ऐसे ही होगा, कुछ भी होगा, छोड़ो ना, डेटा में तो लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट सोर्स में तो कुछ है ही नहीं, इनडायरेक्ट सोर्स है, हमें मानना ही नहीं है, होता होगा जो भी होता हो, इससे छोड़ दो, हमें नहीं ध्यान देना। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनको फिर बर्न्ट ब्रिक्स मिले। बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि जली हुई ईंटें मिली। यहाँ बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब है उनको अच्छे से पकी हुई तैयार ईंट मिली। ठीक है। जो आज के टाइम में जिस टाइप के ईंटों को हम यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसी अच्छी, वेल प्रिपेयर्ड, वेल बर्न्ड, वेल कुक्ड ईंट हम कह सकते हैं। ठीक है। मजबूत ईंट मिली। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में भी उस चाइनीज पिलग्रिम की किताब में, उस रिकॉर्ड में ढूंढने की कोशिश करी, और उसमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने उस ब्रिक्स को भी इग्नोर करा, और जितनी भी ब्रिक्स मिली, बोला कि कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दो, रेलवे ट्रैक्स जो बिछ रही है वहां पर काम आ जाएगी। ओके। अब जब ये सारे एक्सकेवेशन इग्नोर हो गए, कंप्लीटली इग्नोर हो गए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आईवीसी का सच एक बार वापस छुपा दिया गया। आईवीसी का सच एक बार फिर छुप गया लोगों से। और लोगों की जो मान्यता थी कि यहाँ का कल्चर बहुत लेट शुरू हुआ, और जो लेट शुरू हुआ ना, उसमें भी ये मानते थे कि जो यहाँ के राजा लोग थे, लड़ते रहते थे, बढ़ते रहते थे, उसको काट देंगे, उसको मार देंगे, उसकी जमीन हड़प लेंगे, अपना एम्पायर यहाँ पे स्टेब्लिश कर लेंगे। तो बस इन्हीं चीजों में वो लोग रह गए। ठीक।
और फिर आर्यंस भी जब आए थे तो वो सीधे गंगा वैली के आसपास अपना सेटलमेंट लगाए थे उन्होंने। सेंट्रल एशिया और गंगा वैली के आसपास का जो रीजन था, उधर उनका पॉपुलेशन हमें अच्छे से देखने को मिला। हम अब यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो तो उससे भी पहले वाले वक्त की हो रही है ना, जिसका तो एविडेंस वो उन लोगों ने, क्योंकि रिटर्न सोर्स में नहीं मिला, राइटिंग्स अवेलेबल नहीं थी, यहाँ से धीरे धीरे कुछ चीजें डिसाइफर होने लगी तो समझा जाने लगा कि यस देयर मस्ट हैव बीन एनी रिटन रिकॉर्ड या रिटन एविडेंस जिसे हमें डिसाइफर करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कुछ और रही होगी, लिखने का तरीका पैटर्न कुछ और रहा होगा। तो यहाँ से उन सब चीजों को, तो भाई सबका मानना यही था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गंगा वैली के किनारे से, जब राजा महाराजाओं का काल शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ये राजा महाराजा कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं, पहले की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, इन सब चीजों के ऊपर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1920 में हुआ मिराकल। मिराकल हुआ तो जॉन मार्शल साहब को बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। और जब ये बने यहाँ के डायरेक्टर जनरल, तो फिर उनको अकम्पनी किया टू इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, दो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, डी आर साहनी दैट इज दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी दैट इज रखाल दास बनर्जी। दोनों ने वन ऑन वन एक्सकेवेशन साइट्स पर गए, जाकर के फाइंडिंग्स निकाली, एविडेंस निकाले, और एविडेंस निकाल के मार्शल साहब के पास में ले गए। बोले ये तो हमें वापस मिल गए साहब, अब इग्नोर नहीं कर सकते। जॉन मार्शल साहब ने भी बोला कि हाँ यार, एक तो मिल रहे थे जब तक तो हमने इग्नोर किया था, but now we cannot ignore anymore. One seal could be ignored, but multiple cannot be, as well as one brick could be ignored, but now we are getting more and more, so we cannot ignore any of these. आफ्टर हिज इन्वेस्टिगेशन, अपने सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद में जॉन मार्शल साहब ने डिक्लेयर कर दिया, अपने कंक्लूजन पर आए और डिक्लेयर कर दिया कि भाई और पढ़ने की जरूरत है और एक्सकेवेशन की जरूरत है, इतना मिल रहा है मतलब और भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आई ऑफिशियली डिक्लेयर दैट instead of Ganga River side, the history of this India belongs to and begins from Indus River site. Okay? कि भाई गंगा के आसपास से नहीं बल्कि इंडस के आसपास से शुरू होती है, और शुरू भी होती है तो फिर बहुत पुरानी है और भी पढ़ने जानने की जरूरत है। तो एक्सकेवेशन धीरे 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 होते गए और फिर जाकर कंफ्यूजन ये निकला कि हमारी हिस्ट्री मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी रह चुकी है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी रह चुकी है। दिस इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यहाँ देख रहे हो डार्क 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 डार्क, ये कैस्पियन सी है भैया, इसको मत समझ लेना, ये तो कैस्पियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये ब्लैक सी है, सेम एज ये कैस्पियन सी है। यहाँ पर है सिविलाइजेशन, इसके आसपास ये एरिया पे जो पड़ रहा है इसे माना जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि रिवर इंडस और रिवर सरस्वती की वैली के आसपास अज्यूम किया जाता। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो समझ में आता है, इंडस नदी के आसपास थी इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। लेकिन फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन कहे जाने के पीछे का कारण ये है कि ज्यादातर डेवलपमेंट्स एक्सकेवेशन में जो मिली वो हड़प्पा से ही मिली। यानी कि मिल तो हर जगह से रहे थे सामान, लेकिन जो डेवलपमेंट हो पा रही थी चीजों में, एनालिसिस में, वो यहाँ हड़प्पा सिटी से जो चीजें मिल रही थी उनके बेसिस पर हो पा रही थी। तो फर्स्टली द साइट वाज अनएक्सेप्टेड। इंडस वैली साइट जो था उसको स्टार्टिंग में तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बोला गंगा साइट्स पर ध्यान दो, और जो बाकी बाकी जगह है वहां वहां पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे फाइंडिंग्स आई, एनालिसिस ट्रू होने लगे, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने भी मानना शुरू कर दिया, यहाँ इस जगह पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और सिर्फ हमारे इस रेंज के ही आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना इंटरेस्ट शो किया और एक्सकेवेशन एंड स्टडी किया यहाँ इस रीजन पर। तभी तो पता चला कि मेसोपोटामियन के कंटेम्पररी है। अरे यार मैम, ऐसे कैसे पता चल गया? रिसर्च से ये कैसे पता चलता है?
अरे भाई, रिसर्च से बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली है, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, तो मानना ही पड़ेगा ना। बोर हो रहे हो क्या? मुंह धो लो, ठंडा पानी पी लो और सीधे बैठो। ठीक है, सीधे बैठो, सीधे बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ाई की पढ़ाई होगी, मजा का मजा आएगा, अटेंशन बना रहेगा। ठीक है, लाइक कर दो यार, बताना पड़ता है बीच बीच में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब आए हैं मॉर्टाइन व्हीलर अपनी डिस्कवरी के साथ। मॉर्टाइन व्हीलर अपनी डिस्कवरी के साथ क्या कहते हैं, आर.ई.एम. व्हीलर क्या कहते हैं कि वो है एक एक्स ब्रिगेडियर जिन्हें एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और अपने मिलिट्री पोजीशंस एंड एक्सपीरियंस को वो एएसआई डिपार्टमेंट को और बेहतर, यहाँ की फाइंडिंग्स को और बेहतर बनाने के लिए अपनी मिलिट्री एक्सपीरियंस और मिलिट्री प्रिसीशंस, उस नजरिए को और उस तजुर्बे को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात यह है कि देखो, आज के टाइम पे भी स्टिल नाउ, टिल नाउ, जो स्कॉलर्स हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस साइट से, मिस्टीरियस सिविलाइजेशन साइट से नई नई इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती है, फिर उन चीजों को एनालाइज किया जाता है, लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कुछ नए नए टैग्स भी दिए जाते हैं फिर जगहों को। ठीक है, और ये भी माना गया है कि सिविलाइजेशन की अर्ली स्टार्टिंग हुई थी मेहरगढ़ नाम की जगह से। बलूचिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट है, बलूचिस्तान, वहां पास में पड़ता है मेहरगढ़ नाम की जगह, फुटहिल्स ऑफ माउंटेन पासेस पर है ये जगह। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एविडेंस जो मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये एविडेंस अर्ली सेटलमेंट्स के एविडेंस हैं, और जो भी चीजें ओरिजिन हुई यहीं से हुई, यानी कि ये एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से चारों तरफ फैल करके लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को फैलाया। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो जब सच सामने आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि इतना पुराना है, हमारे पास में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पर जो स्टडीज हुई है, उन स्टडीज के बेसिस पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस एंड अजम्पशंस लगा सकते हैं कि हाँ, ये चीज है तो ये इस चीज को कनेक्ट करती हुई मिली होगी, ये है तो ये इस चीज को बताती है। इस तरीके के हम सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं। आइए, बहुत सी बातें हमने कर ली, बहुत सी जानकारी हमने ले ली, कैसे क्या एक्सेप्टेंस मिला, कैसे एक्सेप्टेंस नहीं मिला, किन चीज़ों को कंसिडरेशन पर लिया गया। लेकिन अब जानेंगे कि वहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी जिनको हमें हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखना है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, और उन जगहों के हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी दिए हैं, उन डिस्कवरीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और हमने ये जाना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस एंड अजम्पशंस यहाँ की डिस्कवरीज के बेसिस पर ही हमें मिली है, यानी कि दयाराम साहनी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, ओके, तो जानते हैं कि हड़प्पा साइट से हमें क्या क्या चीजें मिली। हड़प्पा साइट से हमें हड़प्पा आज के टाइम में, पहली बात तो इसका लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाली साइड में जो पंजाब का एरिया है, वहां पर हड़प्पा का जो हम कहेंगे प्रायर लोकेशन, वो वहाँ है। 1920s में दयाराम साहनी की वजह से रावी नदी के किनारे पता चला कि हड़प्पा नाम की सिटी है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का एक पार्ट है। Citadel मिला, Citadel means upper town and lower town, upper town and lower town. Citadel is particularly means by upper town, यानी कि टाउन स्ट्रक्चर दो लेवल पर बना हुआ है, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन, जिससे कुछ assumptions लगाए गए कि हो सकता है कि जो अपर टाउन है वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, या हो सकता है कि वहां पर रिच रहते होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ assumptions हैं ये, ठीक है, बाकी रियलिटी क्या है वो हमें नहीं पता। और फोर्टिफिकेशन था, किलाबंदी करी गई थी, तो ऐसा भी माना गया कि हो सकता है फोर्टिफिकेशन इसलिए है दुश्मनों से बचाने के लिए। अब दुश्मनों से बचाना यानी कि राजा को बचाना है, राजा बचेगा तो ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल पाएगा। तो बहुत सारे कयास लगाए गए हैं। ठीक है, मैसन ने 1826 में ही बता दिया था, मैसन ने 1826 में ही बता दिया था, और उसके बाद कनिंघम ने भी विजिट किया था 2 बार। लेकिन अ, इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया दयाराम साहनी के बाद ही। दयाराम साहनी के जो एक्सकवेशन एविडेंस रहे हैं, उन पर ऑब्जर्वेशन हुई है, उन सब के बाद में ही इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया। यहाँ से हमें, यानी कि हड़प्पा से हमें 6 ग्रेनरीज, जहाँ पर हम
एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी ना, तो क्रॉप्स को स्टोर किया जा सके। और सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमें एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि ट्रेड का भी अच्छा खासा एविडेंस मिलता है। तो और भी चीज़ें जो कि इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी, पोल्ट्री बनाना, ये वो जो भी चीज़ें रही हैं, तो उनका हम अच्छा खासा स्टोरेज कर सके, इस हिसाब से बड़े बड़े रूम्स या हॉल्स बनाए गए थे 6। तो 6 ग्रेनरीज हमें यहाँ से मिली है। सिंगल रूम बैरक हमें यहाँ से मिला है। बरियल प्रैक्टिसेस के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। और स्टोन्स और स्टीएटाइट से बने हुए सिंबल्स और आइडल्स मिले हैं। उन सिंबल्स एंड आइडल्स में फेमस रहा है नेकेड बस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटेलिया। फीमेल जेनेटेलिया मीन्स फीमेल प्राइवेट पार्ट दैट इज यून, ठीक है। ये हमें वहां से प्रॉपरली मिले हैं एज एन एविडेंस। और इनकी ये क्या मतलब किस तरीके से मिले हैं, ये बने हुए हैं स्टेराइड्स से। स्टेराइड्स से इनके रेप्लिकास बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली जो चीजें हमें मिली हुई हैं उन चीजों का वो प्रॉपर रिस्पेक्ट करते थे। व्हीट एंड बार्ले मिले हैं वुडन मॉर्टर से। ये वुडन मॉर्टर क्या होता है, देखिए। वुडन मॉर्टर अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली मूवी में दोनों भाई यानी कि बाहुबली और भल्लाल देव अ, अपने दुश्मन के बारे में पता लगाने के लिए महल से बाहर निकलते हैं। वो उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर वो डांस वगैरह चल रहा होता है, नोरा फतेही का डांस चल रहा होता है, मनोहरी वाला सॉन्ग जो है ना। तो वहां पर उस जगह पर कुछ वुडन फ्लास्क्स मिले हैं। उन वुडन फ्लास्क से वो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, है ना। वो जो वुडन फ्लास्क है ना, दोज आर द वुडन मॉर्टर्स। कुछ उस टाइप की एज एन एविडेंस हमें हड़प्पा से मिले हैं, जिसमें व्हीट एंड बार्ले को स्टोर किया जाता था। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले को स्टोर किया जाता था, तो उसमें कुछ इनके रिमेनिंग्स मिल गए होंगे, व्हीट एंड बार्ले के रिमेन्स मिल गए होंगे, तो उससे पता चलता है कि व्हीट एंड बार्ले का एग्रीकल्चर उस वक्त होता था। कॉपर स्केल्स, मिरर्स, ये सब चीजें भी उस वक्त हमें देखने को मिले। स्केल्स, मिरर्स, वैनिटी बॉक्स, इन सबसे हमें क्या पता चलता है, दे वर ऑल्सो फैशन कॉन्शियस पर्सन, ठीक है। डाइस देखने को मिला है। ब्रॉन्ज का स्कल्पचर्स देखने को मिला है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है जिसमें कि डियर जो है कुछ लॉक्स को चेज कर रहा है, कुछ लॉक्स जो है उनको चेज कर रहे हैं, खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्कल्पचर कैसे बना, यानी कि कोई ना कोई मोल्ड रहा होगा वो मॉडल देने के लिए, है ना। कोई ना कोई मोल्ड तो रहा ही होगा, तभी ना वो स्कल्पचर प्रॉपरली क्रिएट हो चुका था। ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रॉन्ज इज अ मेटल, और मेटल को हम डायरेक्ट ऐसे काट काट के लकड़ी नहीं है जैसे काट काट के और घिस घिस के हम एक शेप में दे दे और कीरी ठोक के दे दे, नहीं। उसके लिए हमें प्रॉपर उसको मेल्टिंग करना पड़ेगा हीट के थ्रू, देन मोल्ड में डालना पड़ेगा, देन वो एक शेप लेगा, कूल डाउन होगा, देन उसको उस मोल्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यानी कि मोल्ड भी वो लोग बनाते थे। हमें इस बात की भी एक अजम्पशन यहाँ से मिलती है। दैट वाज ऑल अबाउट हड़प्पा। आगे हम बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंध पंजाब, वो भी पाकिस्तान साइड ही है, ठीक है, पाकिस्तान साइड में ही है। मोहनजोदड़ो इज अ सिंधी वर्ड। मोहनजोदड़ो इज अ सिंधी वर्ड, और इसका अगर हम लिटरल मीनिंग जानना चाहें तो लिटरल मीनिंग होगा माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड क्यों कहा गया कि मोहनजोदड़ो से जो एक्सकेवेशंस मिले हैं उसमें हमें स्केलेटल सिस्टम्स, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। दिस प्लेस वॉज डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इस जगह को डिस्कवर किया, यहाँ के एविडेंस को डिस्कवर किया। और यहाँ के जो एविडेंस स्ट्रक्चर्स हमें मिले वो कुछ स्पेसिफिक पब्लिक पर्पस या स्पेशल पब्लिक पर्पस के यूटिलिटी को शो करते हैं, जैसे कि वेयर हाउस। वेयर हाउस इज अ वेयर हाउस इज अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस जैसा ही हम कह सकते हैं, जिसका लोअर पोर्शन जो है वो मजबूत बनाए रखने के लिए ब्रिक से बनाया गया और अपर पोर्शन को वुड से बनाया गया, ताकि उसको रीस्ट्रक्चर करना हो तो ज्यादा वक्त ना लगे। वही स्टोरेज जैसा ही काम है इस वेयर हाउस में, ठीक है। देन द ग्रेट बाथ का होली सिग्निफिकेंस माना गया, रिलीजियस सिग्निफिकेंस माना गया। जैसे हम आज के टाइम में जाते हैं ना, कुंभ स्नान हुआ, गंगा गंगा घाट पे गए, उनको हम होली बाथ कहते हैं, राइट। तो उसी तरह से द ग्रेट बाथ पे भी एक तरह का रिलीजियस सिग्निफिकेंस अज्यूम किया गया है।
टाउन प्लानिंग कैसी रही है? टाउन प्लानिंग यहाँ की भी 2 लेवल टाउन प्लानिंग रही है। साइटाडेल मिला है, लोअर टाउन मिला है, अपर टाउन मिला है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन यहाँ भी देखने को मिली है। अच्छा, एक चीज और क्लैरिटी यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ का टाउन प्लानिंग, टाउन स्ट्रक्चर ग्रिड पैटर्न सेटलमेंट पर बेस्ड था। यानी कि सेटलमेंट जो थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न मतलब का मतलब क्या होता है कि जो रोड्स हैं 90 डिग्रीज पर कट हो रही हैं। 90 डिग्री पर कट होने का मतलब जो आज के टाइम में हम चौराहा कहते हैं ना, सेंट्रल से एक पाथ इधर, एक पाथ उधर, एक पाथ उधर, ग्रिड पैटर्न सेटलमेंट। रोड के साइड साइड में हमारे सेटलमेंट बसता है, वो चीज, ठीक है। मल्टीपिलर असेंबली हॉल यहाँ से मिला है। प्रिवेसी कंसर्न का एविडेंस मिला है। प्रिवेसी कंसर्न का एविडेंस हमें किन बेसिस पे मिला है? जिस हिसाब के उनके घरों की प्लानिंग थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपना घरों का आर्किटेक्चर बना रखा था, तो उस रिमेन्स से, नोट माय वर्ड, रिमेन्स कहा है मैंने, उन रिमेन्स से हमें ये पता चलता है कि दे वर प्रिवेसी कॉन्शियस एज वेल। प्रिवेसी कॉन्शियस के नाम पर हम ये कहेंगे कि उनके घर में विंडोज जो है वो मेन स्ट्रीट की तरफ खुली हुई नहीं होती थी। विंडोज होते थे, लेकिन विंडोज कोई भी मेन स्ट्रीट की तरफ खुले हुए नहीं होते थे। विंडोज खुलते थे कहाँ? जो उनके घर का बरामदा है वहां, बरामदा की तरफ में, जो भी मतलब क्या कहेंगे, कोर्टयार्ड कहते हैं जिसे, कोर्टयार्ड की तरफ में वो विंडोज की ओपनिंग रहती थी। अच्छा, अगर मेन एंट्रेंस की बात करें तो मेन एंट्रेंस ऐसा नहीं होता था कि वहां से आपको अच्छे से घर का नजारा दिख रहा है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या है क्या नहीं है। वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। होता क्या था कि एंट्रेंस के बीच में ही एक वॉल आ जाती थी। आप गेट से एंटर कर रहे हो तो उसके बाद आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना पड़ेगा अंदर तक पहुंचने के लिए, कोर्टयार्ड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और बात वो विंडोज की बात हो ही गई। अच्छा, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। मल्टी स्टोरेड कहने का मतलब क्या? कि सिर्फ सिंगल सिंगल फ्लोर वाले नहीं, कि भाई यहाँ एक कमरे का मकान है, वही किचन चल रहा है, ये वो, ना 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 ना, इतना नहीं। अच्छे से मल्टी स्टोरेड मतलब 1 बाय 1 फ्लोर 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 वाला, वन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसे मकान भी वहां पर, घरे भी वहां पर देखने को मिले हैं। ब्रॉन्ज का इमेज बना हुआ है डांसिंग गर्ल का। पशुपति सील देखने को मिली है। व्हाट इज दिस पशुपति सील इज ऑल अबाउट? पशुपति सील इज ऑल अबाउट कि एक मॉन्क जैसा स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल में बैठा हुआ है अपने बिल्कुल यौगिक पोस्चर में, और यौगिक पोस्चर में बैठकर उसके आसपास में बनाया गया है, जैसे टाइगर बनाया गया है, राइनो बनाया गया है, बुफेलो बनाया गया है, डियर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह के फिश बनाई गई है। एनिमल्स को आसपास में जो है उनके बनाया गया है उस यौगिक पोस्चर वाले मॉन्क के आसपास में, इन ऑन अ सील, हाँ। और उसको देख करके डिसाइफर ये किया गया है कि ये कुछ ऐसा सिग्निफाई कर रहा है, समवन हु इज प्रोटेक्टर ऑफ दीज एनिमल्स। प्रोटोशिवा से इसको लिंक किया गया है, ठीक है। और स्टीरियोटाइप इमेज मिला है बियर्डेड मैन का। बियर्डेड मैन जो कि एक अच्छे तरीके से मतलब दाढ़ी वाला आदमी है, अच्छे से उसकी बियर्ड सेट हो रखी है, और उसने ऑम्यूलेट्स पहने हुए हैं। ऑम्यूलेट्स मतलब हाथ में वो ताबीज जैसा पहनते हैं ना बाजू पर, वैसे वो ऑम्यूलेट्स पहने हुए हैं उसने। शॉल रैप किया हुआ है, और माथा मतलब सिर पे ऐसा कुछ स्पिरिचुअल ऐसा कुछ बांधा हुआ है अपने सिर पे, और आंखें थोड़ी सी बंद है। तो इसको प्रीस्ट किंग का आइडल माना गया है। प्रीस्ट किंग का आइडल क्यों माना गया है? प्रीस्ट किंग का आइडल मानने से कि जिस हिसाब का शौर्य उसके चेहरे पर दिख रहा है, जिस तरह का चमक उसके चेहरे पर दिख रही है, तो दैट सिग्निफाइज टू समवन हु इज अ वेरी पावरफुल पर्सन लाइक किंग। लेकिन जिस हिसाब की उसकी आईज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आईज का स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब क्या है? आईज का स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब क्या है कि आंखें हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड है। यानी कि हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो किस तरह से हमारी आंखें बिल्कुल क्लोज्ड पोर्शन मतलब क्लोज पोजीशन में रहती हैं, तो बिल्कुल उस तरीके से उसकी आंखें थोड़ी बंद है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहा जाता है कि दैट पर्सन इज रिलेटेड टू समथिंग स्पिरिचुअल, तो उसे प्रीस्ट माना गया, मॉन्क माना गया, प्रीस्ट माना गया, ठीक है। अब क्योंकि हम इस चीज को डिसाइफर ही नहीं कर पाए कि हम इसे प्रीस्ट कैटेगरी में दे कि किंग की कैटेगरी में दे, इसलिए उस स्टेरियोटाइप इमेज ऑफ बेडेड मैन को हमने प्रीस्ट नहीं बोला। ग्रेनरीज हमें यहाँ मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिली है। क्ले फिगर भी मिला है यहाँ से मदर गॉडेस का क्ले फिगर हमें यहाँ से मिला है। जो इस चीज से सिग्निफाई क्या होता है कि उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं था कि हम सिर्फ पेट्रियार्कल गॉड्स यानी कि मेल गॉड्स जो होते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगे। फीमेल गॉडेस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट रीजन में से फीमेल गॉडेस का फिगर वहां पर देखने को मिला है। क्ले फिगर वहां पे उनकी मूर्तियां बनी हुई हमें
मिली है, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सिलिंड्रिकल सील्स हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम बात कर रहे थे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्ररी है, इस चीज का प्रूफ हमें कैसे पता, तो इस चीज का प्रूफ हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सिलेंड्रिकल सील्स है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और इससे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ का कुछ कॉन्टेक्चुअल रिलेशन रहा होगा, कॉन्टेक्ट में रहते होंगे, बातचीत होती होगी यहाँ से वहां, या फिर ट्रेड होता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा एक जगह है गुजरात में। धोलावीरा नाम की जगह है, वो कहाँ है? धोलावीरा नाम की जगह है गुजरात में। और जगह से इस जगह से हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं। क्या है वो एविडेंस? कि ये यहाँ पर हमें अच्छा खासा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, हम किस टाइम फेज की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हो? हम किस टाइम फेज की बात कर रहे हैं, कोई अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कितने सालों पुरानी बात कर रहे हैं ना। और उस वक्त वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिला। जायंट वाटर रेजर्वायर देखने को मिला। अगर आप यहाँ इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जायंट वाटर रेजर्वायर हमें यहाँ से मिला। रॉक कट आर्किटेक्चर मिले, कैसल मिला, पहली इनेक्स, इस जगह को हमने अपने कंट्रोल में किया है। मड ब्रिक्स यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर हड़प्पा स्क्रिप्ट के अच्छे खासे बड़े बड़े अक्षर भी देखने को मिले हैं। फोर्टिफिकेशन था यहाँ पर भी, फोर्टिफिकेशन था। ये ब्लैक ब्लैक आप जितना भी देख रहे हो, दिस इज फोर्टिफिकेशन, दिस सिग्निफाइज टू फोर्टिफिकेशन। इरिगेशन यहाँ पर अच्छा खासा था। वाटर रिजर्वायर मिल रहा है, हार्वेस्टिंग सिस्टम मिल रहा है वाटर का, तो यानी कि यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा रहा होगा। यानी एग्रीकल्चर पर्पज से भी इस जगह को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिडिल टाउन, अपर टाउन एंड लोअर टाउन वाली बात है। दिस वन इज अपर टाउन, दिस वन इज मिडिल टाउन एंड दिस वन इज लोअर टाउन। लोअर टाउन पे कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मिडिल टाउन पे भी फोर्टिफिकेशन है और अपर टाउन पे भी फोर्टिफिकेशन है। यानी कि धोलावीरा इज द ओनली प्लेस फ्रॉम द होल आईवीसी कल्चर जहाँ पर हमें थ्री लेवल टाउन प्लानिंग देखने को मिली है। और इस थ्री लेवल टाउन प्लानिंग से क्या अज्यूम किया गया कि जो बिल्कुल अपर वाली है वो तो बिल्कुल जैसे राजा हुए या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए उनके लिए है। मिडिल वाली जो है वो रिच हुए या राजा के जो होते हैं ना मंत्री और ये वो अच्छे पावरफुल पर्सन्स, उन लोगों के लिए मिडिल बना दिया गया। और जो नॉर्मल प्रजा प्रजा वगैरह जो है उनके लिए ये लोअर टाउन्स बना दिया गया। यहाँ पर आपको सेरेमनियल ग्राउंड भी एक तरह से अज्यूम किया गया है कि सेरेमनियल ग्राउंड भी यहाँ पर रह चुका है, ठीक है। अच्छा, this Dholavira lies on Tropic of Cancer. This Dholavira entirely lies on Tropic of Cancer that passes from India. ठीक है। और धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला हुआ है। एक्सकेवेशन हुआ, कुछ जानकारियां मिली, अच्छी लगी। ऐसा लगा कि यहाँ की जो हमारे पास में यहाँ की जो हेरिटेज है उसको बचाया जाए, तो उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दे दिया गया कि भाई अब इस चीज को बचाने पर हम ज्यादा ध्यान करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम इसे अब और ज्यादा तोड़े या लूज करें, ठीक है ना। बात आती है लोथल की। लोथल लोथल गुजरात में ही है। पोर्ट सिटी अगर कहा गया है, पोर्ट सिटी कहा गया है यानी कि कोस्ट के आसपास का एरिया होगा। पोर्ट सिटी है यानी कि यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड का रास्ता खुलता है। ट्रेड के एविडेंस भी मिले हैं। जो मेसोपोटामियन सील्स हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिली थी, सिलेंड्रिकल सील्स, उसके ही कुछ रिमेन्स हमें यहाँ से भी, लोथल से भी देखने को मिले हैं। दिस इज द ओनली नॉन फोर्टिफाइड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ का फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें आइवरी वेट बैलेंस एंड आइवरी स्केल्स देखने को मिले हैं, जहाँ जिसमें हम वो तोलना वगैरह करते हैं, ठीक है। और टेराकोटा से बना हुआ शिप मॉडल यहाँ से मिला है। और बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश्ड थी, इस बात के एविडेंस यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। कलिबंगन इज द प्लेस दैट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट के हनुमानगढ़ इन राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास में कलिबंगन एक नाम की जगह है। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा दिस वाज द थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर।
पूरे इंडस एम्पायर का थर्ड कैपिटल माना जाता है कलिबंगन को। यहाँ से हमें प्लफ्ड फील्ड एरिगेशन के एविडेंस मिले हैं और उसी के साथ साथ एक मॉडल मिला है वुडन प्लफ का, लकड़ी का मॉडल मिला है वुडन प्लफ का। फायर ऑल्टर्स यज्ञ वगैरह में भी वो यकीन करते होंगे, इस चीज का भी एविडेंस मिला है। कैमल के बोन्स मिले हैं और कॉपर की ही हमें ऑक्स पिगराइन मिले हैं, कॉपर का ही एक मॉडल मिला है ऑक्स के बारे में, कि जो कि रिलेट करता है कि हो सकता है ऑक्स को इसके साथ में बांधा जाता होगा प्लफिंग करने के लिए, जो कि आगे भी चलता है। शिवलिंग मिला है, शिवलिंग एक हमने प्रोटोशिवा से रिलेट किया किसको, पशुपति सील को, और एक हम प्रोटोशिवा से रिलेट करेंगे किसको, शिवलिंग को, ठीक है। और एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी, भाई इस जगह पर एविडेंस वगैरह भी आए थे, इस चीज की भी हमें जानकारी मिलती है, जिस हिसाब के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं उससे। रंगपुर नाम की एक जगह है, वहां से हमें राइस के एविडेंस देखने को मिले हैं एंड येलो ग्रे पेंटेड पोट्रीज देखने को मिली है। सूरकोटड़ा इज ऑल्सो सिचुएटेड इन गुजरात, कच्छ के पास में है, वहां से हमें घोड़े की बोन्स, हॉर्स बोन्स देखने को मिली है। ओवल ग्रेव्स मिले, जो ग्रेव्स बनाए, ग्रेवयार्ड्स बनाए गए, ग्रेवयार्ड्स बोले तो जहां पर लोगों को, मुर्दों को दफनाया जाता है, ठीक है। तो वो जगह जो हमें देखने को मिली है दैट इज इन ओवल शेप आर्किटेक्चर, और स्टोन की कार्विंग देखने को मिली है वहां पर हमें। पंजाब में रूपनगर के पास में एक जगह है रोपड़, वहां से हमें एक एविडेंस मिला है डॉग बरीड विद ह्यूमन का, डॉग बरीड विद ह्यूमन का, जिससे अजम्पशन क्या लगाया जा रहा है कि लोगों की जो भी फेवरेट चीजें रही होती थी जब वो मरते थे और उन्हें दफनाया जाता था, तो उस वक्त उनकी उन फेवरेट चीजों को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। ऐसा ज्यूम किया जा रहा है कि वो आदमी जब मरा तो उसका वो डॉग है वो बहुत डियर रह चुका था, तो इसलिए उस डॉग को भी उस बरियल सिस्टम में दफना दिया गया। बनावली नाम की एक जगह है, हरियाणा में है, वहां पर अभी तक हम जहां जहां भी, जहां जिन जिन जगहों के बारे में हमने जाना है, वहां पर हर जगह पर ग्रिड पैटर्न का सेटलमेंट मिला है, 90 डिग्रीज कटिंग सेटलमेंट मिला है ना। लेकिन बनावली हरियाणा वाली जो जगह है, यहाँ पर दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ हमें ओवल शेप का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। बार्ली कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। रेडियल स्ट्रीट है, रेडियल स्ट्रीट का मतलब क्या, कि बीच में जो जगह है चौक की जगह हम कह सकते हैं, वहां से सारे स्ट्रीट्स निकल के जाते हैं, यानी जितने भी स्ट्रीट्स हैं, जितने भी घर द्वार ये वो जाने के रास्ते हैं, वो बीच में आके एक जगह पर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नाउ टेराकोटा का टॉय मिला है एज अ प्लफ, टेराकोटा टॉय मिला है एज अ प्लफ। राखीगढ़ी नाम की जो जगह है, वहां से हमें डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, द सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वहां से हमें ब्रॉन्ज का बफेलो स्कल्पचर मिला है और ब्रॉन्ज का ही चैरियट मिला, चैरियट मतलब रथ, चैरियट मतलब रथ। अलमगीरपुर नाम की जगह है, ये कहाँ पर है, ये हमारे, बताइए बताइए, यूपी मेरठ के पास, यूपी में अलमगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आईवीसी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आईवीसी, और यहाँ से हमें इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ्स ऑन ट्रॉफ मिले हैं। और एक चीज बताएं, इससे हमें पता चलता है कि कपड़े बनाए जाते थे, रंग किया जाता था, यानी कि इंडिगो, इंडिगो की भी खेती होती थी। छानूदारो नाम की जगह है, छानूदारो नाम की जगह जो है वो ऐसी सिटी है जहाँ पर कोई साइटेडल जैसा एविडेंस नहीं मिला है, ना साइटेडल मिला है, ना फोर्टिफिकेशन मिला है। अच्छा, एक और जगह थी जहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं था, क्या नाम है उस जगह का, क्या नाम है, बताइए बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लोथल, लोथल द पोर्ट सिटी इन गुजरात, कच्छ के पास है ना। वहां पर हमें फोर्टिफिकेशन एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। और छानूदारों में भी हमें फोर्टिफिकेशन एविडेंस नहीं मिला है। बीड्स बनते थे लोथल में भी, और बीड्स बनते हैं यहाँ छानूदारों में भी, बीड्स एंड बैंगल फैक्ट्री छानूदारों में भी है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस मिला। यूज ऑफ लिपस्टिक, हाँ भाई, यूज ऑफ लिपस्टिक क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करता है दैट दे वर फैशन कॉन्शियस एज वेल। कोट डीजी नाम की जगह है सिंध में, पाकिस्तान में, और ऐसा कहा जाता है कि उस जगह को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय किया गया है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। किस चीज से, वहां के एविडेंस जिस हिसाब से हमें मिले हैं और जिस हिसाब का डिस्ट्रक्शन वहां पर देखने को मिला है, उन डिस्ट्रक्शन से हम क्या अज्यूम कर पा रहे हैं कि उस जगह को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय किया है। वहां पर मिट्टी वाले ईंटों से बने हुए मड ब्रिक्स, ऐसे वाले नॉर्मल वाले ईंट नहीं, जो मिट्टी होती है उसको ब्रिक्स शेप में अच्छे से मोल्ड में डाल के, टाइट करके, ठीक है, और फिर उससे घर बनाए गए एविडेंस मिले हैं।
शॉर्टुगाई नाम की एक जगह है, वो अफगानिस्तान में है। शॉर्टुगाई नाम की एक जगह है, अफगानिस्तान में है। लैपिस lazuli का वहां पर माइंस रह चुका है और ऐसा माना जाता है कि आईवीसी कल्चर का ट्रेड कॉलोनी रहा है। वहां से हम लैपिस lazuli इंपोर्ट करते थे। लैपिस lazuli आज के टाइम में बहुत महंगा स्टोन है और जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो करते हैं वो लैपिस lazuli वगैरह पहनने को कहते हैं। आपके ग्रह सुधर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस टाइप का ब्लू कलर नीलम होता है, वो थोड़ा सा लाइट ब्लू होता है ना। नीलम नीलम जैसा मत मानना, लैपिस lazuli अलग है और नीलम अलग है, ठीक है। लैपिस lazuli ऐसा डार्क ब्लू कलर का होता है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, ये लैपिस lazuli का बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। कैनाल इरिगेशन सिस्टम का शॉर्टुगाई से हमें उस वक्त के कंटेम्प्ररी में कैनाल इरिगेशन सिस्टम का एविडेंस मिला है। बालाकोट से हमें सी शेल ऑब्जेक्ट्स के एविडेंस मिले हैं एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट आईवीसी साइट्स जिनको आपको ध्यान रखना है कि किस नदी के किनारे है और एक्चुअल लोकेशन क्या है। जैसे सूत्रा गेंडोर बलूचिस्तान रीजन में डास्क रिवर के पास में है। छानू दारो सिंध पाकिस्तान में इंदस नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर है और आमरी जो है वो भी सिंध पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी के आसपास ही है। कलीबंगन राजस्थान के लेफ्ट बैंक ऑफ घग्गर रिवर पर है, ठीक है। कोट डीजी लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर पे सिचुएटेड है। रंगपुर नाम की जगह लेफ्ट बैंक ऑफ माहर रिवर गुजरात में है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। अलमगीरपुर यूपी मेरठ की हिंडौन नदी के किनारे है। राखीगढ़ी दृष्टावती नदी के किनारे हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। दृष्टावती इज ऑल्सो अ प्लेस एंड द नदी फ्लो फ्रॉम देयर इज ऑल्सो दृष्टावती, ठीक है। देसलपुर नाम की जो जगह है वो कच्छ में है, गुजरात। धुध नदी के किनारे और शूर कोटड़ा जो है वो भूज कच्छ में है, गुजरात में। बालाकोट अरेबियन सी सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। और बनावली नाम की जगह जो है सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है, हरियाणा पे भी बहती है, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट। And this is the map where you can see all the important sites of Indus Valley civilization. ये है वो मेहरगढ़ जहाँ की हम बात कर रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ और उसके बाद इधर उधर इधर उधर इधर उधर फैला हो। सो ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पर और मार्क करते जाइएगा। मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, सूत का गंडौर, मकरान कोस्ट, आमरी, बालाकोट, कराची, अल्लादिनो, देसलपुर, रण ऑफ कच्छ, सूरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी। यहाँ पर कहीं वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। देन आप इधर आ जाइए, दिस इज अलमगीरपुर, कलीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, हड़प्पा, रोपड़। रूपर लिखा हुआ है, बेसिकली ये रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ है, ठीक। एक और मैप है आपके लिए, ये देखिए, ये रही वो इंडस नदी जिसके किनारे पूरा सेटलमेंट है और इसी के पैरेलल इधर से ऐसे यहाँ से होती हुई, यहाँ मतलब इधर से होती हुई, इधर हरियाणा वगैरह से होती हुई ऐसे करके जाती हुई माना जाता है इंडस नदी को, सरस्वती नदी, सॉरी, सरस्वती नदी की ऐसे ऐसे पैरेलल बहती है, ठीक है। सूत का गंडोर, सोटका को, बालाकोट, अमरी, अलादीनो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, कुंतसी, इधर आपके आ जाएगा दहमाबाद, ठीक है। कोट डीजी, छानूदारो, यहाँ पर गनेरीवाला, हड़प्पा, कलीमंगन, राखीगढ़ी, मिठाथाल, रोपड़, मांडा, द नदर्न मोस्ट पॉइंट मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। एक और मैप है यहाँ पर, इस वाले मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर उनका एग्रीकल्चर फार्मिंग कल्चर कितना ज्यादा स्ट्रांग रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं, इन द सिटीज को देख सकते हैं और आज के टाइम की जो मॉडर्न सिटीज भी हैं बिलोंगिंग में उन जगहों को भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मीरी कताल, निंदोवाड़ी, मकरान, मकरान पोस्ट, कराची, बालाकोट, ये रहा बालाकोट, पोस्ट में लग रहा है ना, देखो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो अच्छा खासा एग्रीकल्चर पर बहुत अच्छा कमांड रहा है मोहनजोदड़ो का, ठीक है। देन ये देखो घग्गर हाकरा रिवर, घग्गर हाकरा रिवर, ये क्या है, वही सरस्वती नदी दैट इज फ्लोइंग पैरेलल टू दिस इंडस नदी, है ना। ध्यान दे रहे हो, छानूदारो, कोट डीजी। इस वाले मैप से हम अच्छा खासा इस चीज को, इस स्लाइड को अच्छे से हम रिलेट कर सकते हैं। कौन से वाले मैप से, इस वाले मैप से, ठीक है। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जो भी नोट्स आपको बताए गए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और ये जितने भी इम्पोर्टेंट आईवीसी साइट्स हैं उनको ऑन मैप
प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी साइड किस जगह को बिलोंगिंग है। कभी पता चला आ गया राखी गढ़ी जो है वो आपके पाकिस्तान में है, तो आप बोल दोगे हाँ बिल्कुल राखी गढ़ी जो है वो पाकिस्तान में है, या कलीबंगन बोलेंगे पाकिस्तान में, रोपड़ बोलेंगे पाकिस्तान की साइड है, तो बस फिर तो हो गया, है ना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर आपका। तो मैपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक आप मैप पे इन जगहों को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये याद नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम शायद वहाँ पर इन्वॉल्व करना भूल गए हैं, और दूसरी बात इन्वॉल्व करना भूले नहीं है एक्चुअली, दोज आर कॉमन टू ऑल एरियाज ऑफ आईबीसी, तो उनको मैंने अलग से लाइन अप कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेसी कंसर्न की हमने बात करी थी, मल्टी स्टोरेड हाउसेस की हमने बात करी थी, साइड एंट्रेंस होते हैं घर की वो बात करी थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, भाई लोथल में जैसे हमने पोर्ट की बात करी, लोथल में हमने पोर्ट की बात करी, डॉकयार्ड बना हुआ था शिप का, तो शिप जैसे ही आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बना हुआ है ब्रिक्स से, है ना, तो जैसे ही शिप आती थी डॉकयार्ड में जाके खड़ी होती थी तो शिप के प्रेशर के साथ में पानी भी तो आता था, शिप आके खड़ी होती थी, पोर्ट का वो डॉकयार्ड का गेट बंद होता था, वो पानी मिनटों में सूख जाता था, यानी ऐसा नहीं है कच 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 हो रहा है, ठीक है, पानी मिनटों में सूख जाता था, यानी ड्रेनेज अच्छा बनाया हुआ था। देन सेकेंड थिंग कि घरों में वॉशरूम्स बने हुए थे, घरों में वॉशरूम्स बने हुए थे, वॉशरूम का प्रॉपर वो लोग यूज करते थे, एंड उसके लिए भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, नाली वाली अच्छी निकाल रखी थी, एंड हाइजीन का ध्यान रखते थे, लूज ब्रिक्स से पैक किए हुए रहते थे उन ड्रेनेज को, और टाइम टू टाइम उनको हटा करके सफाई वफाई करके वापस से उनको वापस उन लूज ब्रिक्स से पैक कर दिया जाता था। कोर्टयार्ड की हमने बात करी, बाथरूम्स की हमने बात करी, सोशल लाइफ अच्छा खासा मेंटेन करते थे, जिस हिसाब से हमने चीजों को पढ़ा, फैशन कॉन्शियस होना, साइटेडल जैसी चीजों का बनना, ये वो हर चीजों को हमने पढ़ा, तो उस हिसाब से हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि सोशल लाइफ अच्छी वो लोग मेंटेन करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टाउन प्लानिंग के बेसिस पर हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ था क्या, इस चीज को हम 100% श्योरिटी के साथ में नहीं बोलेंगे। अर्बन सोसाइटी ऑब्वियसली जिस हिसाब की हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी है, ग्रिड सेटलमेंट जैसी, और प्रॉपर चीज मतलब हर चीज अच्छी तरीके से वहां पर है, उन चीजों के बारे में जब हमने देखा है तो हम कह सकते हैं कि एक तरह की अर्बन सोसाइटी डेवलप कर रखी थी। पोट्री मेकिंग वगैरह हमने देखा, जैसे कि रंगपुर नाम की जगह से हमें क्या मिला था, वो येलो पोट्री का एविडेंस मिला था। तो पोट्री बनाने के लिए ऑब्वियसली पॉटर्स व्हील चाहिए, तो वो भी उस वक्त उन लोगों ने जुगाड़ बैठा लिया था अपना। बरियल प्रैक्टिसेस की हमने बात करी थी कि बरियल प्रैक्टिसेस अच्छा खासा ग्रेवयार्ड्स वगैरह सब बने हुए थे, बरियल प्रैक्टिस दफनाना वगैरह अच्छा खासा चल रहा था। तो हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में दो तरह के बरियल प्रैक्टिसेस के एविडेंस मिले हैं, जिसमें एक फ्रैक्शनल रहा है और एक पोस्ट बरियल रहा है, फ्रैक्शनल रहा है और पोस्ट बरियल रहा है। कलीबंगन में रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वो बरियल सिस्टम में देखने को मिला है। सूर को थोड़ा से पॉट बरियल सिस्टम, पॉट बरियल सिस्टम से क्या मतलब है कि एक मटके के अंदर जो भी चीजें हैं उस ह्यूमन रिमेन्स का और उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उनको लगती थी हाँ ये उसको आफ्टर लाइफ में काम आएगी, तो वो भी उसमें डालते थे। जी हाँ, वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। लोथल, लोथल जो जगह है वो हमारा पोर्ट सिटी, वहाँ पे डबल बैरल सिस्टम देखने को मिला है। डबल बैरल से मतलब क्या कि जिस जगह पर मान लो हस्बैंड की डेड बॉडी को बरी किया गया है, जब उसकी वाइफ की डेथ होगी तो उसी जगह पर उसके वाइफ की डेड बॉडी को भी बरी कर देंगे। हड़प्पा के ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर हमें जितना भी बरेल मिला है वो मिला है R37H बरेल एंड कॉफिन बरेल सिस्टम भी उस वक्त हमें देखने को मिला है। हियर आर सम एविडेंस। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है, लेट मी सी यार, इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकती हूँ। ये रहा आपका पशुपति सील, हो दो बार पशुपति सील, दो बार, एक बार वाले को हम हटा देते हैं, इस वाले से हमें अच्छी खासी इमेज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो, हाँ हाँ, मदर गॉडेस का, मदर गॉडेस के अलावा ये पट पॉट पॉट बरियल सिस्टम, ये इस तरह का हमें सील्स देखने को मिला, ये कुछ लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में, ठीक है। एंड दिस सिग्निफाई समथिंग राइनो या यूनिकॉर्न जैसा कुछ। ये उस वक्त का टाउन प्लानिंग, थोड़ा सा इस इमेज को बड़ा करूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं क्या, ये देखो मल्टी स्टोरेड हाउस वगैरह सब इससे हमें देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल।
उसके बाद आगे आते हैं, ये पशुपति, प्रोटोसेवा, प्रोटोसेवा पशुपति, इसी की बात कर रही थी मैं। एक सेकेंड, अरे इधर उधर मत जाओ भैया, थोड़ा सा बस बड़ा होना है आपको ताकि हमारे बच्चे आपको देख सके। बिल्कुल, इन बच्चों को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सही जगह पर आओ। ये देखो, इस मॉन्क की बात की जा रही थी, इस मॉन्क के आसपास जो एनिमल्स हैं उनकी बात की जा रही थी, टाइगर, बुफेलो, राइनो, एलिफेंट, फिश, ह्यूमंस भी दिखाए हैं यहाँ पे, ह्यूमंस जैसा भी कुछ दिखाया है, ठीक है। यानी सेवियर ऑफ ऑल क्रीचर्स, ये देखो डियर, गॉड जैसा डियर है, गॉड है ना। तो माना जाता है कि ये सिग्निफाई करता है दैट दिस मॉन्क सिटिंग हियर इज द सेवियर, प्रोटोशिवा जैसा है ना, और इसलिए पशुपति कहा गया है, पशुपति कहा गया है इस सील को, ठीक है। थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जब पीडीएफ दूँ ना, अरे भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, पीडीएफ कलेक्टर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मिल जाएगा सारा पीडीएफ। तो उसको मैं थोड़ा सेट कर ली हूँ ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या एविडेंस हमें देखने को मिलेगा। अरे हाँ, ये देखो, ये पीछे भी अभी आपने देखा था, ये रेप्लिका है, ठीक है, डांसिंग गर्ल का रेप्लिका है, त्रिभंग मुद्रा में है ये, त्रिभंग मुद्रा यानी बेंडिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम थ्री पोस्चर्स, 1 2 3, 1 इज फ्रॉम हियर, 2 इज फ्रॉम हियर एंड 3 इज फ्रॉम हियर, नीज के पास। ये रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये भी पीछे वाले इसमें भी देख करके आए, ये रहा, है ना। ओके, दिस वाज द बियर्डेड मैन फिगर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्रीस्ट किंग कह करके। ये देखो उसके हाथ में एमुलेट, शॉल ड्रैपिंग जिस हिसाब से है ऐसा लग रहा है फैशन कॉन्शियस है। ये जिस हिसाब की इसकी आईज है, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई स्पिरिचुअलिटी समथिंग दिख रही है। और जिस हिसाब का इसके चेहरे पर हमें शौर्य, चमक या तेज, जिस हिसाब का प्राउड शो करा गया है, इस चीज से ऐसा लग रहा है दिस मस्ट बी समवन लाइक किंग, इतने एक्सपेंसिव शॉल ड्रेप किया है, और तो लग रहा है किंग है, लेकिन यहाँ से पता चलता है दैट दिस पर्सन इज समवन रियली वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, इसका नाम प्रीस्ट किंग दिया गया है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू, ये है हॉर्स लॉक चेजिंग डियर्स, ठीक है। ये बुफेलो स्कल्पचर, कार्ड चैरियट, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए द होली बाथ, ग्रेट बाथ, है ना। ये है वो वाटर रिजर्वायर, धोलावीरा वाला। ये एक तरह का मतलब ये रॉक यार्ड वाला सिस्टम है ना, ये सर्कुलर सेटलमेंट वाली बात जहाँ हमने करी थी, ठीक है। ओके, आईवीसी में देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेस जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रह चुके हैं, जैसे कि नागेश्वर, बालोट, ये शेल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अच्छे खासे बनते थे। चानूतारो में क्राफ्टिंग अच्छी होती थी, लोथल जो है वो बीड मेकिंग के लिए फेमस था, बालाकोट का कोस्टल एरिया जो है वो शेल ऑब्जेक्ट्स बनाता था। ट्रेड इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस हमें मिले हैं, ट्रेड इन्वॉल्वमेंट में बार्टर सिस्टम यूज किया जाता, भाई पैसे तो नहीं थे ना उस वक्त, दे वर नॉट मोनेटाइज्ड एट दैट टाइम, तो बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम कैसे है, आप ये चीज कैसे बोल सकते हो मैम कि बार्टर सिस्टम में रहे होंगे। तो भाई सिमिलर सील्स जो हड़प्पा में मिले हैं वो हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे मिले। सुमेरियन स्क्रिप्ट जो कि मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट है वो हमें हड़प्पा में भी देखने को मिली है। सुमेरियन स्क्रिप्ट में मेलुहा नाम की जो जगह है उसे मेंशन किया गया है। हड़प्पन कल्चर में जो जार यूज होता था वो जार हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे मिला है। कम्युनिकेशन शिप और बोट्स के थ्रू होता था, ऐसा कुछ इंस्क्राइब है, एविडेंस है उसका सील्स के उसमें। और इन सब चीजों से हम बता सकते हैं कि आईवीसी के जो कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड थे, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो भाई यहाँ पर हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज होती थी, यानी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी, उसको लिखने का पैटर्न जो था वो बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में था। बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल क्या होती है, बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल होती है कि आप लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, जो वर्ड है ना वो दोनों ही तरफ से एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। जैसे आप इधर से पढ़ो, मलयालम पढ़ा जा रहा है, आप इधर से पढ़ो, ऐसे भी मलयालम पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। ये आपने लोकेशन देख ही लिया था सिविलाइजेशन का, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक लाइफ उनकी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे, कॉटन एंड इंडिगो पे,
क्रॉप्स पे मतलब कॉटन और इंडिगो भी एज एन क्रॉप वहां पर एविडेंस के तौर पर मिले हैं, व्हीट, बार्ले, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं। डॉग था ना, डॉग बोरियल वाला, हाँ जी, डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है। देन ट्रेड एविडेंसेस बहुत सारे मिल गए भाई। इंडिगो हम एक्सपोर्ट करते थे और इसका हमें एविडेंस मिला है। मेजर इम्पोर्ट मेजर इम्पोर्ट्स क्या कह रहे हैं? गोल्ड अफगानिस्तान एंड पर्शिया से लिया जाता था। सिल्वर अफगानिस्तान और ईरान से लिया जाता था। कॉपर बलूचिस्तान एंड खेतरी से लिया जाता था। टिन अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लिया जाता था। लेड अफगानिस्तान एंड ईरान से लिया जाता था। लेपिस लजुली बदाकशान, कश्मीर एंड अफगानिस्तान, बिल्कुल भूलना मत लेपिस लजुली के लिए अफगानिस्तान को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो। टर्कुइज लिया जाता था सेंट्रल एशिया से, ईरान से। जेड लिया जाता था सेंट्रल एशिया से। तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, हम इम्पोर्ट्स भी लेते थे। इसी तरीके से तो सिस्टम चलता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिले हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एविडेंस के तौर पर सील्स, पोट्रीज, रेड पोट्रीज, ग्लेज पोट्रीज, पॉलीक्रोमिक पोट्रीज, ये सब हमें देखने को मिले हैं। टेराकोटा के फिगराइंस हमें देखने को मिले हैं। एंड डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज को डिक्लाइन का बहुत ही मेजर फैक्टर माना गया है। फ्लड को फैक्टर माना गया है। डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा ऐसा माना जाता है, या नदियां सूख गई होगी तो इस वजह से उन्हें वहां से हटना पड़ा, या वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लाइनेशन पर आ गया। लेकिन ये सब चीजें क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कि वो पूरा सिविलाइजेशन खत्म के तौर पर चला गया। हम सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करते हैं कि इन वजह से धीरे धीरे लोग वहां से इधर उधर माइग्रेट हो गए होंगे, और जब माइग्रेट हो गए तो वहां पर कोई रहता नहीं होगा तो फिर वहां का सिविलाइजेशन एंड पे चला गया। लेकिन एक अनुमान एज अ फैक्टर हम और लगा सकते हैं कोर्ट डीजी के हिसाब से, जिसको ऐसा माना जाता है कि फोर्सफुली डिस्ट्रॉय किया गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वहां पर वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किंग विंग वाला कल्चर कल्चर जो चलता होगा, तो किसी ने आकर के क्या किया, अटैक कर दिया तो पूरा सेटलमेंट खत्म हो गया। ये हम सिर्फ मान सकते हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन दैट दीज आर मेयर अजम्पशंस। वी आर नॉट श्योर अबाउट कि क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा। दीज आर द डिक्लाइनिंग रीजंस जो कि क्लियर नहीं है। ओनली दीज आर बेस्ड ऑन आर mere assumptions. Okay, so these are some quick facts जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि जॉन मार्शल जो थे, he was the first researcher जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ टर्म यूज किया था। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक को यूज किया गया था यहाँ की सारी चीजों के बारे में जानकारी निकालने के लिए। जितनी भी खोदी खोदी की चीजें हमने अभी पीछे पढ़ी है ना, इन सबको हमारे सामने एज एन प्रूफ रखने से पहले जो स्टडी की गई थी वो पैटर्न था रेडियो कार्बन डेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपने वो राम सेतु मूवी देखी होगी, उसमें भी जिक्र किया गया है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या रहा था कि भाई उस वक्त में अर्बनाइज्ड था ये जगह। किन किन एनिमल्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पूरे सिविलाइजेशन की स्टडी में, उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा कैपिटल सिटीज रह चुके हैं। द थर्ड कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर वाज, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छा, पोर्ट सिटीज के नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। जो जो जगह कोस्टल एरिया पर थी वो जगह यहाँ की पोर्ट सिटीज रह चुकी है। सूटका, गेंडोर, बालाकोट, लोथल, अलादीनो, कुंटसी, ये सब पोर्ट सिटी रह चुके हैं। हमने वहां सिर्फ और सिर्फ मेजर मेजर को पढ़ा है, लेकिन याद हमें सबको रखना है। कभी भी कुछ भी आएगा और फिर एग्जाम में बैठे रह जाओगे, बगले झांकोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर पता चलेगा अच्छा उसने तो इतने गोले भर दिए मैंने नहीं भरे, फिर गलत कराओगे, और गलत कराओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अब इंडस वैली में जो लोग थे कॉटन वुल किस तरीके से यूज करते हैं, इन सब चीजों की उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। ये कुछ क्विक फैक्ट्स थे जिनको याद में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर बहुत सी चीजें पढ़ी।
हमने यहाँ पर जो बहुत सी चीजें पढ़ी, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के अलावा हमने और क्या लिया? इंट्रोडक्शन के अलावा हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीजें बोली और किस तरह से हम एक्सकेवेशन तक पहुंचे, एक्सटेंट क्या रहा इस जगह का, किन किन ने इस जगहों के बारे में स्टडी करी, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने किन चीजों को इग्नोर किया, फिर किन चीजों को एक्सेप्ट किया, किन किन लोगों की वजह से हमारा ये एक्सकेवेशन एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सक्सेसफुल हो पाया, किन सिविलाइजेशन से कंटेम्प्ररी रहे, क्या किया क्या नहीं किया, किसके साथ ट्रेड किया, एग्रीकल्चर कैसा रहा, क्या क्या फाइंडिंग्स रही, कैसा वहाँ का एनवायरमेंट रहा। देन उन जगहों के बारे में हमने जाना, क्या क्या एज एन एविडेंस हमें मिले उनकी, हमने कुछ तस्वीरें भी देखी, एनिमल्स कौन कौन से रहे, किन किन के स्कल्पचर्स बने हैं, क्या क्या चीजें बनी हैं, हर उन चीजों के बारे में हमने जाना। देन हमने मैप पर भी चीजों को डिस्कस किया। मैप पर चीजों को डिस्कस करने के बाद वहाँ की जो मेजर फाइंडिंग्स रही है कि वहाँ पर और क्या क्या चीजें होती थी, इनके अलावा और क्या क्या चीजें होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहे हैं, क्या क्या चीजें वहां पर प्रैक्टिस करी जाती थी, हर उन चीजों को देखा, कुछ इमेजेस को देखा, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनके सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, मेजर सेंटर्स के बारे में हमने जाना, किन अजम्पशंस जो है ट्रेड के, उनको हम किन बेसिस पर कह रहे हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी चली होगी, इम्पोर्ट्स क्या क्या करते होंगे, एक्सपोर्ट्स क्या क्या करते होंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा, और उनका डिक्लाइनिंग रीजंस क्या रहे होंगे। इन सब चीजों के बाद में हम अब आपसे कहते हैं अलविदा। आई रेस्ट माई केस हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दिया करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, शेयर मोर, लर्न मोर। और पीडीएफ लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, जारी रख सके, ठीक है। सो बाय बाय एंड सी यू।